डायरेक्ट, आपके पास बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास लास्ट क्लास की डीपीपी, उसी में आज की डीपीपी आपको अटैच करके दी गई थी। देखिएगा क्वेश्चन 1 सिर्फ वैल्यू पुट करके दिखा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ लास्ट क्लास में क्या करके भेजा था। एंट्रोपी चेंज का एक ये फॉर्मूला भी था, इसका पूरा डिराइव किया था, इसके बहुत आगे जा चुके थे हम। V2 बाई V1 को हमने सॉर्ट किया था और इसको वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर log 10 आ जाएगा, log 10 हमें आता है, दैट इज 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट हैव अ लुक। ये दो फॉर्मूला मेरे को आज चाहिए, इसीलिए इस बहाने आपको दिखा रही हूँ। सी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 4, काफी लोग तो डाउट सेशन में थे, उनकी तो डीपीपी पूरी हो चुकी है, आई नो, बट सी क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा आप लोगों से, पढ़िए, यही है। कुछ लोगों के चेहरे इतने ब्लैंक है कि शायद मैं क्वेश्चन नंबर गलत बोल रही हूँ। क्या नंबर है इसका? चलो थर्ड से, थर्ड है या फोर्थ है, देख लो कौन से वाला है। थर्ड है तो थर्ड समझ लो, ठीक है। देखो इसको, ये दोनों फॉर्मूलाज मेरे को चाहिए आपसे। अब मेरे पास आज की जो डीपीपी, आज का जो टॉपिक है, सिंगल टॉपिक है, क्योंकि इसके साथ में हीट कैपेसिटी क्लब नहीं कर सकती, हीट कैपेसिटी पे अलग जाएगा। तो अब ये मेरे पास टॉपिक क्या है, स्पॉन्टेनिटी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आके हमें पता चलना शुरू हुआ स्पॉन्टेनिटी नाम की भी कोई चीज होती है। यानी कि स्पॉन्टेनिटी क्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन जनरल व्हाट डू आई मीन बाय अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लिसन केयरफुली। Every process which occur by itself is called as spontaneous process, or just after small initiation it occurs by itself. या तो खुद से ही हो रही है कोई प्रोसेस, या जस्ट आफ्टर इनिशियल किक उसके बाद स्पॉन्टेनियस है। ऐसी हर प्रोसेस को आज के बाद हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। जैसे नेचर में खुद से पानी इवेपोरेट हो रहा है, राइट, इवेपोरेशन प्रोसेस नेचर में कुछ जरूरत नहीं पड़ रही, खुद से हो रहा है, तो मैं उसको स्पॉन्टेनियस कह सकती हूँ। एक कैंडल को आपने बस एक बार स्पार्क दिखाया, उसके बाद पूरी कैंडल खुद से जल रही है जब तक आप उसके ऊपर पानी ना डालें या हवा ना चलाएं जिससे कि वो बुझे। तो these are normal spontaneous processes which we look around us. तो यहां सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट कोई मुझे बताएगा, कोई एक स्टेटमेंट आपकी चॉइस की सेकेंड लॉ की, बिना पलटे बताओ तो बात है ना। क्लास लगाई हो जिसने वो बता सकता है, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई एक स्टेटमेंट। सॉरी क्या था? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज नेवर कांस्टेंट, इट इज एवर इंक्रीजिंग। और कुछ आया एक और जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी, कुछ आवाज आई थी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। उसको रिवर्स करने के लिए मेरे को एक एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ी। और एक और स्टेटमेंट थी, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क हीट इनटू वर्क डन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो कुछ ऐसी चीजें थी, लेकिन मैं डायरेक्टली स्पॉन्टेनिटी के लिए बात की नहीं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एटलीस्ट शुरुआत हुई स्पॉन्टेनिटी की, तो मैं आज उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसकी डीपीपी करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब, अब तो भाई डिस्कशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन आ गई, सेकेंड लॉ ने स्पॉन्टेनिटी को स्विच ऑन कर दिया। तो अब साइंटिस्ट कम्युनिटी में क्या स्टार्ट हो गया, अब मेरे लिए चैलेंज क्या हुआ, मेरे को यहां बैठे बैठे बताना है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, विदाउट गोइंग टू नेचर और विदाउट installing a complete setup to do a reaction, and at the end I get to know कि नहीं ये तो spontaneous नहीं है। तो मेरे को उस काम के लिए अब एक चैलेंज मिल गया कि मुझे बैठे बैठे बताना है। उसके लिए दो थॉट्स आए, जैसे कहते हैं ना स्कूल ऑफ अ थॉट। तो दो स्कूल्स चले, दो पैरेलल कम्युनिटीज थी। एक कम्युनिटी का सोचना था एनर्जी डिसाइड करता है कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, कैसे। उस अप्रोच ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कोट कर दिए कि हर वो रिएक्शन नेचर में देखा जा रहा है वो अपने आप हो रहा है जिसमें एनर्जी लिबरेट हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट अगर यहां है, राइट, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है,
और प्रोडक्ट की एनर्जी उससे कम आ रही है, तो मैं इस रिएक्शन को क्या बोलती हूँ? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन शुरू में था 100 पे और प्रोडक्ट पहुंच गया 20 पे, तो 80 का जो गैप है, दिस गैप ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और नेचर में हर वो चीज स्टेबल है जिसकी एनर्जी कम है। सारी दुनिया एनर्जी कम करने के पीछे भाग रही है, हर रिएक्शन ऐसा हो रहा है। तो बड़ा स्ट्रांग इनकी तरफ से आए, एक सेट ऑफ साइंटिस्ट, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की तरफ से, भाई एनर्जी इज डिसाइडर। और वो कौन सी एनर्जी? किसी भी रिएक्शन की मैं बात करूं तो एंथैल्पी। हर वो रिएक्शन जिसका डेल्टा एच एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच नेगेटिव है, वो आपको स्पॉन्टेनियस मिलेगा। सिमिलरली हर वो रिएक्शन जिसका एंडोथर्मिक है, वो आपको नॉन स्पॉन्टेनियस मिलेगा। उन्होंने कोई 50-100 प्रोसेसेस, रिएक्शंस देखे और उससे ऑब्जर्वेशन बनाई। लेकिन दूसरा ग्रुप जो था, उसने आके इसको चैलेंज देना शुरू किया, भाई जिसका डेल्टा एच 0 है उसका क्या? देयर आर रिएक्शन जिसका डेल्टा एच 0 है। बुकलेट खोलेंगे तो मैंने दे रखा है स्पॉन्टिनिटी के अंदर। ये रिएक्शन था जिसका डेल्टा एच 0 है। इस थॉट वाले लोगों से, इस स्कूल ऑफ थॉट को हमने पूछा, भाई जिसका डेल्टा एच 0 है उसके बारे में आपका क्या विचार है? कोई विचार नहीं है, आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट। तो ये तो पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं हुई। फिर हम एक एग्जाम्पल इनके पास लेके जाते हैं, हम माने सेकंड स्कूल, जिसके विचार बिल्कुल अलग थे। सेकंड स्कूल कहता है नेचर में कौन सा कोना ऐसा है जहां इवेपोरेशन अपने आप नहीं हो रहा? बात तो सही है, इवेपोरेशन आप देखो अपने आप हो रहा है। इज इट एक्सोथर्मिक? नो। पानी अपने आप इवेपोरेट हो रहा है, और लिक्विड को गैस बनाने में हमेशा आप जानते हैं एनर्जी, एंथैल्पी कंज्यूम होगी। हाउ एंडोथर्मिक प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस? चैलेंज मिल गया इनको। तो दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, पार्शली यू मे बी करेक्ट। 100 में से 50 रिएक्शन आप जस्टिफाई कर गए, 50 में आप गलत हो गए, या आप कुछ रीजन नहीं दे पाए, तो भाई इसका मतलब जरूरत महसूस हुई दूसरे स्कूल को भी सुन लो। मैं पूरा नहीं दे पा रहा हूं, कुछ हद तक मैंने रिएक्शंस कवर कर लिए, तो दूसरा स्कूल आता है। दूसरा स्कूल कहता है, अब ये दूसरा स्कूल किसको पकड़ेगा? पहले स्कूल की कमियों को, जिनको तुम नहीं बता पाए उनको मैं बताती हूँ। तो दूसरे स्कूल ने कहा जैसे कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वो एंडोथर्मिक होते हुए भी क्यों स्पॉन्टेनियस है? कोई और चीज कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब वो कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या था? डिसऑर्डर। नेचर हमेशा उस चेंज को फेवर करेगा जिसमें डिसऑर्डर ज्यादा हो। इवेपोरेशन में डिसऑर्डर मल्टीपल हंड्रेड्स थाउजेंड्स टाइम था। इतना सा वाटर जो इतना वॉल्यूम घेरे हुए, वो वेपर बन के पूरे कमरे में पहुंच जाता है। कैन यू इमेजिन? 10 ml से सीधा वो 100 लीटर तक पहुंच गया। कितना वॉल्यूम चेंज, कितना एंट्रोपी बना, गैस बनते ही कितनी बढ़ गई एंट्रोपी। तो इस स्कूल का कहना था, स्कूल ऑफ थॉट का कहना था, ना, एनर्जी कैन नॉट बी द डिसाइडर। एक्चुअली एंट्रोपी डिसाइड करती है कि कौन सा रिएक्शन नेचर में अपने आप होना चाहिए। बड़े सारे एग्जांपल ला दिए। कंबशन तो सारा इसी में आ जाएगा, कंबस्ट होके तो गैसेस बनती हैं, सॉलिड हो या लिक्विड हो। फिर इसके कुछ ऐसे केसेस आए जो जस्टिफाई नहीं हो पा रहे थे, यानी दोनों के लिमिटेशंस हमने। इसको बंद करना है, क्या करना है? बंद हो गया, बंद। चलो इसे भी बंद कर दो, फिर मेरे को क्लास में लगेगा कि बस। और किसी को गर्मी लगे तो मैं तीसरा एसी भी चला दूंगी, ठीक है? इफ समबडी इज फीलिंग कि नहीं स्वेटिंग है हमको, तो मैं तीसरा भी चला दूंगी, राइट? चलिए। सो कुछ लोगों का कहना था एंट्रोपी ड्रिवन होते हैं रिएक्शन, कुछ लोगों का कहना था एंथैल्पी ड्रिवन होते हैं। क्यों इसके पीछे इतनी कहानी लगी, क्यों इसके पीछे इतना एफर्ट लगा? बिकॉज एक्चुअली तो कोई रिसर्च तब करवाता है किसी केमिस्ट से या किसी साइंटिस्ट से कि मेरे को इस पहाड़ में बहुत सारा कॉपर मिल रहा है, क्या मैं यहाँ फैक्ट्री डाल के इससे कॉपर निकाल सकता हूँ? इसमें मेरा मल्टी करोड़ इन्वेस्ट होना है और 10 साल 5 साल लग जाएंगे पूरा सेटअप तैयार होने में। तो ऐसे ही तो नहीं कोई 5-10 साल और 1000-2000 करोड़ लगा देगा। पहले एक रिसर्च टीम बैठती है, वो डिसाइड करती है भाई यहाँ रिएक्शन तुम्हें यही करने पड़ेंगे, ये स्पॉन्टेनियस है नहीं। आज हम देखेंगे जो चेंज स्पॉन्टेनियस नहीं, उसको स्पॉन्टेनियस करने के लिए मैं क्या करूंगी? तो उसको स्पॉन्टेनियस करने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा, उसके लिए इतना फ्यूल लगेगा। तो खर्चा पहले देख लो, तुम्हें इतना फ्यूल लगेगा, आसपास कोई पेट्रोल के कुएं हैं नहीं, तुम्हें फ्यूल वहां से लाना पड़ेगा। खर्चा लगा के उसके बाद तुम कितना कॉपर निकाल के उसको बेच के कितना कवर अप कर पाओगे, तब लगता है प्लांट। और तब पता चलता है यहाँ इतना कॉपर निकाल के मेरे को उतना पैसा नहीं मिलेगा, उससे 10 गुना मुझे लगाना पड़ जाएगा। तो वी ड्रॉप दैट आइडिया। यूजुअली प्रोजेक्ट्स के पीछे ये रिसर्च होता है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले काम आता है। टीम पहले उससे डिसाइड करती है, इज दिस रिएक्शन फीजिबल विच यू आर थिंकिंग?
तो यहां पर फीजिबिलिटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है वो अब देखिए। तो दोनों के दोनों विचार टकरा गए, आधे इससे सेटिस्फाई हुए, आधे इससे सेटिस्फाई हुए। तो यानी कि ओवरऑल क्राइटेरिया दोनों का लिया गया। भाई दोनों को साथ लेना पड़ेगा, मैं किसी को भी जीरो नहीं कर सकती, किसी को ये नहीं कह सकती कि दिस क्राइटेरिया इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऑल बोथ आर प्लेइंग सम रोल। यानी ओवरऑल क्राइटेरिया क्या दिया गया स्पॉन्टेनिटी का, थियोरेटिकल एंड वेरी वेल जस्टिफाइड। हर रिएक्शन जो या तो मिनिमम एनर्जी की तरफ जा रहा हो बाय मेकिंग इट एक्सोथर्मिक, या मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ जा रहा हो बाय मेकिंग डेल्टा एस पॉजिटिव। ये दोनों क्राइटेरिया चलेंगे, किसकी चलने वाली है वो डिसाइड करेगा। कहीं इसकी चलेगी, कहीं इसकी चलेगी, उससे पता लगेगा कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो बैकग्राउंड समझ आ गया स्पॉन्टेनिटी का, कि अब मेरे को दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कोई आएगा जो कहेगा तुम दो दो क्वांटिटी क्यों ले रहे हो, दो के बदले हम एक नई बना देते हैं। तो उन दो के बदले एक नई बनेगी जिसपे आपकी अभी डीपीपी है। सो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के विल शिफ्ट टू डीपीपी। तो जिनको भी नींद आ रही है वो थोड़ा जागे रहे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी टॉपिक है। और 2025 की शिफ्ट का क्वेश्चन कराऊंगी मैं तुमको सबसे पहले, मतलब पूरी डीपीपी में जाने से पहले जितना जल्दी हो सकेगा मैं पहले जो अभी जनवरी और अप्रैल में आया है ना स्पॉन्टेनिटी से, वो कराऊंगी, ताकि आपको पता चले कितना लड्डू क्वेश्चन आता है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो तो। केस 1, आपकी इस थॉट को, इसी पे हैं वो काफी सारे क्वेश्चंस। आपकी इस थॉट को जो आप पढ़ाए मेरे को कि एनर्जी भी देखनी पड़ती है एंट्रोपी भी, उसको थोड़ा ऑपरेट करते हैं। अगर मेरे को कोई रिएक्शन ए से बी जाता हुआ मिलता है, इसे नोट मत करना, इट्स नॉट समथिंग टू नोट डाउन, इट्स हेयर, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो किस किस वजह से स्पॉन्टेनियस हो सकता है, क्यों होगा स्पॉन्टेनियस, कौन बताएगा? एनर्जी वाले लोग बताएंगे या एंट्रोपी वाले लोग? दोनों बताएंगे, क्योंकि मेरे को दोनों को अब कंसिडर करना है। मैं दोनों को कैसे साथ कंसिडर करके चल सकती हूँ, चेक। हो सकता है ए से बी जाने में डेल्टा एच का फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। कहां जाना है ए को? बी की तरफ। डेल्टा एच ने उसको और धक्का मारा, लेट मी हेल्प यू। तो डेल्टा एच के सपोर्ट करने का मतलब क्या है बच्चों? डेल्टा एच की वैल्यू पक्का नेगेटिव है। जब तक रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, एनर्जी फैक्टर इज वर्किंग इन ऑपोजिशन, वो आपके ऑपोजिशन में काम कर रहा है। लेकिन ए से बी जाने में आधा धक्का तो किसका लग रहा है? डेल्टा एच का। इट मींस पक्का डेल्टा एच की वैल्यू क्या रही होगी? नेगेटिव। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा, एंट्रोपी वाला फैक्टर भी इसको सपोर्ट कर रहा है। एंट्रोपी वाला स्कूल क्या कहता था? एंट्रोपी जिस चीज की बढ़ रही है नेचर में वही फेवर्ड है। दोनों ने मिलकर सपोर्ट किया, तो मैं इस रिएक्शन के बारे में कमेंट क्या करूंगी? दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। तुम इसको रोक के दिखाओ। कितने रिएक्शन ऐसे हैं जिनको रोकना मुश्किल है? कंबशन। एक बार आपने पेट्रोल को जब दिखा दी ना चिंगारी, उसके बाद आप उसको रोक नहीं सकते। उसके लिए अपने इंजन में अलग मैकेनिज्म है कि इतना सा पेट्रोल के दर्शन हो, उसको रोक रखा है। लेकिन अगर पेट्रोल है, केरोसिन है, वैक्स है, पेपर है, सूखी लकड़ी है, एक बार आपने उसको दिखा दी, इट इज वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। फिर आपको रोकने के लिए उल्टा एक्सटर्नल एजेंसी पानी लाना पड़ता है। इट मींस वो फैक्टर दोनों के, वो चेंज दोनों फैक्टर से सपोर्ट ले रहा है। दैट इज वाई सम चेंजेस वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। मान लो एनर्जी फैक्टर, दूसरी कंडीशन, इस रिएक्शन को एनर्जी फैक्टर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, हाईली नेगेटिव रिलीज्ड, -1000 किलो जूल। लेकिन एंट्रोपी फैक्टर अपोज कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एरो देख रहे हो कितना छोटा बनाया है? थोड़ा सा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स देखिए, मैंने इतना कैंसिल कर दिया। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? दिस रिएक्शन इज थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस, मतलब है स्पॉन्टेनियस, वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसका ड्राइविंग फोर्स का एरो देख रहे हैं? दोनों ने ऐड किया ड्राइविंग फोर्स। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, कम से कम जो आपके पास डीपीपी जा रही है ना, उसके 60% क्वेश्चन है, और जो जेई के लास्ट 2 सालों के क्वेश्चन है वो इसी स्लाइड पे, नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चाहे वो स्टेटमेंट को लेके चाहे इंटीजर टाइप अभी देखेंगे हम। सो इस तरह से अगली कंडीशन, क्या मैं इस बी केस को कह सकती हूँ ये एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन था, एंट्रोपी ने सपोर्ट नहीं किया? यानी जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है वो या तो एंथैल्पी की वजह से स्पॉन्टेनियस है या एंट्रोपी की वजह से, और जो दोनों की वजह से स्पॉन्टेनियस है वो तो वेरी स्पॉन्टेनियस में आ गया। तो कोई ना कोई, अब आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ड्रिवन क्वेश्चन, एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन?
एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन का मतलब है द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन इज फेवर्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई एक्सोथर्मिक वैल्यू। रेड, और साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा, जबकि एंट्रोपी फैक्टर इज नॉट फेवरिंग इट, इट मस्ट हैव सम नेगेटिव वैल्यू। तो नेट ड्राइविंग फोर्स, और उसमें ये आपको जरूर किसी तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, व्हाट डू आई मीन बाय एंथैल्पी ड्रिवन, व्हाट डू आई मीन बाय एंट्रोपी ड्रिवन। अब आपके लिए ये टॉपिक बटर वॉक होना चाहिए। कैसे? कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो किस वजह से? एक तो दोनों ही उसको अपोज कर रहे हैं। अपोज करने का मतलब डेल्टा एच पक्का रहा होगा पॉजिटिव और ये पक्का रहा होगा नेगेटिव। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन। आज इसी पे क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा रिएक्शन किस सूरत में पॉसिबल है? उसकी 4 कंडीशन होंगी और एक होगा पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी करके, उसमें वो चूज करेंगे कि इसको कुछ भी करके तुम नहीं कर सकते। ये मेरी अब आज की आधी क्लास इसी पे है। अब इसके बाद और क्या कंडीशन हो सकती है इसको नॉन स्पॉन्टेनियस बनाने की? इस चेंज को नहीं है पॉसिबल, तो या तो एंथैल्पी फैक्टर ने बहुत ज्यादा अनफेवर कर दिया इसको, और एंट्रोपी फैक्टर ने फेवर किया बट थोड़ा कम पड़ गया। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में? सी पॉसिबिलिटी क्या होगी इससे रिवर्स? इससे रिवर्स का मतलब क्या है? इस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाने में एंट्रोपी वाले ने तो बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट ले गया, एंथैल्पी वाला यानी था एक्सोथर्मिक बट बहुत कम। ये जो था एंट्रोपी फैक्टर नेगेटिव में कुछ ज्यादा ही हो गया, नॉट फेवरिंग। तो इसमें नेट ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दिख रहा है। तो पहले वाला केस तो भाई नॉट एट ऑल पॉसिबल। दूसरे वाले केस में हो सकता था अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाता, एक ने थोड़ा सा तो फेवर किया। इसमें अगेन एक ने थोड़ा सा तो फेवर किया, दूसरे ने बहुत ज्यादा नॉन फेवरेटिज्म दिखाया, जिसके से रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। तीसरी कंडीशन अगर मैं आपसे पूछूं, एक रिएक्शन है जो दोनों डायरेक्शन में बराबर जा रहा है, ए गिव्स बी, बी गिव्स ए, नो ड्राइविंग फोर्स, जीरो ड्राइविंग फोर्स। जितनी तेजी से ए से बी में जा रहा है उतनी ही स्पॉन्टेनिटी से बी से ए में जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। मतलब किसी साइड फोर्स है ही नहीं, अपने आप जितना इधर से इधर गया उतना ही इधर से इधर आ गया, मतलब दोनों के दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट रहे होंगे। क्या इसमें कोई दूसरी सिचुएशन बन सकती है? एरो रिवर्स कर दो। अगर ये तुम्हारे दिमाग में है तो तुम दो ही जगहों से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जेई उठाएं, एक हीट कैपेसिटी, एक आज का टॉपिक, क्योंकि आज के टॉपिक में एंथैल्पी घुसा दी, आज के टॉपिक में एंट्रोपी घुसा दी, और तीसरा फैक्टर इन दोनों को कंबाइन करके चैप्टर पूरा ही आ गया। वर्क डन के अलावा सारा आ गया। आज वर्क डन और इंटरनल एनर्जी हटा दूं तो आज डेल्टा एच भी आएगा, डेल्टा एच पे 2 डीपीपी गई है, डेल्टा एस पे 1 गई है, और आज डेल्टा जी पे है। तो ये क्वेश्चन पूछना हमेशा इंटरेस्ट का एरिया रहता है, जिसको ये आ रहा है उसको पूरा चैप्टर आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? स्पॉन्टेनिटी में 2 फैक्टर कैसे रोल प्ले करते हैं, क्लैरिटी हुई? अब अगली स्लाइड से नोट भी करते जाइए, क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते जाइए जैसे जैसे हो। तो जब ये सारा कहानी हमने पढ़ ली तो हमें क्या पता लगता है? हमें पता लगता है हर बार तुमको 2 फैक्टर मांगने पड़ रहे हैं किसी से। पहले तुम मांगोगे डेल्टा एच की वैल्यू, फिर मांगोगे तुम डेल्टा एस की वैल्यू, फिर सोचोगे। उससे बेटर है क्यों ना एक नई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करें, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी व्हिच टेक्स केयर ऑफ ऑल स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी को 2 फैक्टर्स में उलझाने हैं, ये भी वही जो हमने बात करी। मैं पूरी आज की क्लास आपसे बात कर चुकी हूं, लेकिन किताबी भाषा अब लेके आऊंगी। मैं गिब्स पढ़ाए बिना भी तुमको पूरी स्पॉन्टेनिटी के क्वेश्चंस करा सकती हूँ, लेकिन गिब्स के क्वेश्चन करने हैं, गिब्स का फॉर्मूला चाहिए। तो गिब्स फ्री एनर्जी नाम की कैपिटल जी एक क्वांटिटी उठा के लाए, उसकी डेफिनेशन किसी ने दी, ये मनगढ़ंत थी। तो आप इसका फिजिकल मीनिंग लास्ट में समझ पाएंगे जब मैं समझाऊंगी ये क्यों जरूरी थी। भाई स्पॉन्टेनिटी के लिए एक फैक्टर ला दो ना, पहले डेल्टा एच ढूंढना है, फिर डेल्टा एस ढूंढना है, फिर उनके वो एरो एरो बनाने ड्राइविंग फोर्स। क्यों नहीं आप ड्राइविंग फोर्स का एक फॉर्मूला दे देते?
तो ये ड्राइविंग फोर्स का एक फॉर्मूला दिया गया, एक क्वांटिटी दी गई, यानी ये गिब्स फ्री एनर्जी किससे इन्फ्लुएंस थी? वो ड्राइविंग फोर्स डी का जो आप एरो बना रहे थे उसकी जगह एक क्वांटिटी उठा ला है, गिब्स, साइंटिस्ट गिब्स ने दी थी, इसलिए उनके नाम से जानी जाती है गिब्स फ्री एनर्जी। और उन्होंने दोनों फैक्टर्स को मिला के एक फॉर्मूला जनरेट करके दिया। लास्ट में बताऊंगी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, वरना आप उसी को सोचेंगे, वो अच्छा लगता है, वो रियल लाइफ से अटैच लगता है, लेकिन किताबी डेरिवेशन भी चाहिए होती है। सो H माइनस TS, अगेन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं भाई? जब तुम H की एब्सोल्यूट नहीं कर सकते तो G की कहां से एब्सोल्यूट करोगे? S की एब्सोल्यूट की जा सकती थी, वो मैंने आज इनिशियली भी वापस बता दिया। इसमें अगर मेरे को डेल्टा G निकालना हो तो क्या होगा? G ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, यानी G2 माइनस G1। G2 की जगह क्या लिखा मैंने वो देख लिया। यहां तक पहुंचो नोट करके, समझ ही रहे हो क्या कर रही हूं मैं? सारे 2 एक साइड कर लिए, सारे 1 एक साइड कर लिए, और ये है आपके साइंटिस्ट का नाम गिब्स हेल्महोल्ट्ज, और उन्हीं के नाम से इक्वेशन जानी जाती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इंग्लिश लैंग्वेज बनाने वालों ने एक चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, साइलेंट अल्फाबेट्स बहुत होते हैं, पता नहीं डाले क्यों है, अगर साइलेंस रखने हैं तो। आई रियली डू नॉट नो, बट यस, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आ गई सबके पास। गिब्स इक्वेशन, आज की पूरी डीबीपी इकलौती इस इक्वेशन पे है बस। तो अब अगर आपको पता चला हो कि डेल्टा जी नाम का एक फैक्टर लाए, और अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने इस फैक्टर में इन्हीं दोनों को तो पकड़ा है जो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने बैठे थे, डेल्टा H और डेल्टा S, इन्हीं दोनों को पकड़ा है। अब पीछे जो केसेस मैंने लिए थे, क्यों नहीं नोट करने दिया? क्योंकि वैसे पूछेंगे नहीं, पूछेंगे ऐसे। तो वो जो ड्राइविंग फोर्स होगा ना, उसकी जगह अब हम बात करेंगे जब ये इक्वेशन हमको समझ में आ जाए। तो सबको आज की डेट में इक्वेशन याद हो गई, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। नाउ बी प्रिपेयर्ड, डेल्टा H निकालने के लिए मैं तीनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकती हूँ, करवा सकती हूँ। एक वो बॉन्ड एनर्जी वाली, एक भाई जिन्होंने कैमराज ऑफ कर लिए कैमरा ऑन करिए, एक हेस लॉ वाली, और एक वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। एक हैवी क्वेश्चन अगर मैंने देना है आपको, तो मैं आपसे पहले तो एंथैल्पीज निकलवाऊंगी, और दिया हुआ है, फिर मैं एंट्रोपी, एंट्रोपी या तो इस फॉर्मूले से निकलेगी डेल्टा H/T। कोई इशू है? बंद करना है उसको, या टेम्परेचर बढ़ाना घटाना है? ठीक है, अभी टेम्परेचर बढ़ा घटा रहे हैं यहाँ पे, तो शायद तब तुम मेरे को बता सको क्या करना है। और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा एस का रिएक्शन वाला भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तीसरा वो नेचुरल लॉग V2/V1 वाला भी यूज कर सकते हैं। तो एंट्रोपी इस तरह से निकलवाई, एंथैल्पी यानी पिछले 5 से 4 डीपीपी घुसा दी इसके अंदर मैंने, और फिर डेल्टा जी निकलवा के पूछ लेंगे बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। आपने बस डेल्टा जी को देखना और देखते ही बता देना या ये स्पॉन्टेनियस है या ये नॉट स्पॉन्टेनियस है। क्लास 12th में अगर कुछ लेके जाएंगे तो वो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज लेके जाएंगे इस चैप्टर को, और कुछ नहीं जाना क्लास 12th में। सिर्फ एक तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन, और दूसरा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सबसे ज्यादा मेटलर्जी, केमिस्ट्री का असली रोल आम आदमी को कहां दिखता है? ये जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट होके लाए जाते हैं, बी इट एनी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, मेटलर्जी पूरी इस इक्वेशन पे है। कि यहां से लोहा निकाला जा सकता है क्या, यहां से कॉपर निकाला जा सकता है क्या, वो सारी कैलकुलेशन इसके बेसिस पे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ के रिसर्च में। सो आगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को, इसको नोट करने से पहले मेरे साथ समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। फिर मैंने क्या किया, देख रहे हैं चेंज, Q और डेल्टा U की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। W के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और W की खुद की वैल्यू क्या होती है? माइनस P डेल्टा V। तो इसकी जगह पूरी तरह मैं ये लिख सकती हूँ। आज मैंने वर्क डन के नीचे पहली बार कोई एक ऐसा सबस्क्रिप्ट यूज किया है जिसपे मैंने एक्सपेंशन लिखा है, EXP। ये वो वर्क डन है जो किसी गैस या लिक्विड से अगर वेपर बन रहे हैं, पानी आप उबाल रहे हैं, उस गैस के एक्सपैंड होने में खर्चा हो रहा है। ये वर्क डन मेरे लिए कोई काम नहीं आ रहा। दिस इज नॉट दैट वर्क डन इन विच आई एम इंटरेस्टेड कि इससे मैं बिजली बना लूं। नो, ये वेस्टेज वाला है सारा का सारा। कि वो जो गैस बन रही है, आप पानी उबाल रहे हैं, वो गैस टरबाइन तक मूव करे,
एक्सपैंड होगी ना, उसके लिए टरबाइन को जाके हिट करे। ये वो एक्सपेंशन में जो गैस अपना खर्चा कर रही है कि मैं काम तो करूंगी पर पहले मेरे को यहां से वहां चलने के लिए कुछ चाहिए। तो ये वो वर्क डन एक्सपेंशन, थोड़ी देर में मैं इसके नीचे क्या लिखूंगी, नॉट यूजफुल। ये नॉट यूजफुल वर्क डन है फॉर मैनकाइंड। मेरे लिए बर्बादी हो रखी है ये, कि मेरा सारा कोयला जल रहा है, उसमें तुम इतना इतना एनर्जी तो गैस को चलाने में ही यूज कर दी, टरबाइन तक पहुंचाने में, इतने प्रेशर से कि टरबाइन मूव करे और उसके बाद मैकेनिकल वर्क डन और उससे मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन प्रोड्यूस करूं। सो ये है वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन। थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसको मैं नॉन यूजफुल भी लिख सकती हूँ डीपीपी के किसी क्वेश्चन में, या बात करते करते किसी और क्वेश्चन में। ये वो वर्क डन है जो गैस ने एक्सपेंड करने में बर्बाद किया। यहां पर पहली बार मुझे पता चला एक्चुअली में जो हीट थी वो इंटरनल एनर्जी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एक और वर्क है जो अब तक आया ही नहीं था, वर्क यूजफुल। तने सीधे बैठी, वर्क यूजफुल। वर्क यूजफुल क्या है, आपने वो जो हीट पैदा की उससे जो पानी उबला उसमें वेस्ट हुआ, एंट्रोपी में भी वेस्ट हुआ। पहले तो आपको पता है लास्ट क्लास के उस क्वेश्चन को अगर देखें, जो वाटर आप 25 डिग्री पे लाए थे, पहले तो आपने उसको 100 डिग्री पे पहुंचाया होगा, उसका एंट्रोपी चेंज वेस्टेज, उसमें डेल्टा एच बाई टी खर्चा हुआ। उसके बाद वो जो गैस बनी वो एक्सपैंड हुई, वो खर्चा हुआ। उसके बाद उस गैस की जो ताकत थी जो इंटरनल एनर्जी के थ्रू थी वो उस प्लेट को गिराएगी। जो वो प्लेट गिरी वो क्या था, वो था वो वर्क डन जो मैंने अब यूज करना है। यानी आज पहली बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के साथ एक और वर्क डन ऐड हुआ, वर्क डन यूजफुल। आप तो ये ले ही नहीं रहे थे अब तक, कैसे स्पॉन्टेनिटी पे बात करते, फर्स्ट लॉ की दिक्कत ही यही थी। तो अब आया वो वर्क डन जो प्लेट गिराई, उसी वर्क डन से आज मेरे सेल चल रहे हैं, बैटरीज, सेल, मोबाइल, गाड़ी, यू नेम एनीथिंग, हर चीज में ये यूजफुल वर्क डन है। इससे पता चला किसी रिएक्शन से भी, फिर तो चैप्टर ही खुल गया जी। वाई ओनली कोयला, वो तो मैं एग्जाम्पल में कोयला बोल रही हूँ, फिर तो मैं कोई रिएक्शन उठा लूंगी, सारे सेल बैटरीज में एक रिएक्शन हो रहा है, उससे ये यूजफुल वर्क डन निकाल रही हूँ। और अगले चैप्टर में आप इलेक्ट्रिकल यूजफुल वर्क डन निकालोगे, अगले ही चैप्टर में, कि हम कैसे रिएक्शन से बिजली बनाते हैं। और वो एक ही जगह यूज हो रहा है, ऑल बैटरीज, बी इट मोबाइल, बी इट योर डिजिटल कैमरास, बी इट एनी इक्विपमेंट जो सेल पे चल रहा है। तो अगला चैप्टर इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो यहीं से निकलेगा। सो यूजफुल वर्क डन के बारे में जो मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिया, क्लियर हुआ। नाउ ये भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, देखना जरा, डेल्टा एस इज क्यू बाई टी, और मैं नीचे रिवर्सिबल वगैरह नहीं लिख रही। तो इसका मतलब कहीं भी मेरे को क्यू मिले आज के बाद मैं टी डेल्टा एस लिख सकती हूँ उसकी जगह। ये क्यू टी डेल्टा एस यहां लिख दो। तो अगर मैं ये क्यू की जगह टी डेल्टा एस लिख दूं, ओवरऑल पूरी इक्वेशन ये बन के आई फर्स्ट लॉ से। अगर फर्स्ट लॉ ठीक होता तो वो ये जरूर लेता, बट उसने लिया नहीं। ये बन के आई पूरी इक्वेशन। अब ये याद करो क्या है, एंथैल्पी तो यही थी, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ही तो था। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एच पुट कर दी मैंने वैल्यू, दिस। नाउ अगर मैं इसको इक्वेशन को इस तरह से मैथमेटिकली ऑपरेट करूं, हैव अ लुक, इक्वेशन के इस साइड क्या है, इसलिए मैं चाह रही हूं एक बार देख लो, वर्क डन यूजफुल, राइट। सेम इक्वेशन एक्चुअली बाय डेफिनेशन मेरे को चिपका दी गई, यही है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज डेल्टा जी। और यहां क्या पता चलता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज माइनस वर्क डन यूजफुल। एक्चुअली यहां से गिब्स को लगा इसको एक यूजफुल वर्क डन, असली तो थर्मोडायनेमिक्स में यूजफुल वर्क डन के लिए पढ़ रही हूं, तो इसको मैं एक नई क्वांटिटी का नाम दे देता हूं। इसको उन्होंने अपना नाम दिया डेल्टा जी, जिसकी मैंने किताबी भाषा आपको पहले बता दी जी, डेल्टा जी आना है, स्टार्ट ये किया। लेकिन यहां से उनको स्ट्राइक किया कि व्हाई डोंट आई कॉल वर्क डन यूजफुल एज डेल्टा जी, और फिर डेल्टा जी देना पड़ा तो जी देना पड़ा। तो इट गोज रिवर्स। हमें समझाने में, बुक पढ़ने में स्टार्ट से डेफिनेशन, सिंबल चेंज वो पढ़ना होता है। यहां से मुझे पता चला कि भाई डेफिनेशन ऑफ डेल्टा जी ना यही निकाल लेते हैं। यही डेफिनेशन ऑफ डेल्टा जी पिछली स्लाइड पे लिखवा के आई हूं, एच माइनस
TS, फिर डेल्टा डेल्टा लगा दिया। यानी आज के बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी, बहुत ध्यान से समझिए इस इतनी ब्रॉड थ्योरी को आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से ही दोबारा देखना पड़ेगा। फैकल्टीज ये थ्योरी नहीं पढ़ाती, फैकल्टीज सीधे आपके डीपीपी के डाउट्स लेती हैं। डेल्टा जी फिर है क्या, कोई तो मेरे को बताओ। अब तक मैं काम चला रही थी वो ड्राइविंग फोर्स बता के, ना, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको बिजी करने के लिए मैंने वो चीज उठाई कि आपको पता लगे क्या जा रहे हैं। आज के बाद आपसे कोई पूछे डेल्टा एच क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आप क्या बोलोगे? 1 किलो कोयला लाए, उस कोयले का इंटरनल एनर्जी अगर 1000 किलो जूल था, उसमें से कितना हिस्सा मैं हीट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, दैट इज डेल्टा एच। बाकी सारा राख में वेस्ट होगा, धुएं में वेस्ट होगा, कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जाएंगे, कुछ इनकम्प्लीट कंबशन में वेस्ट होगा, उसका कितना हिस्सा मैं क्यू में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब आपसे कोई पूछे डेल्टा जी क्या है, किसी भी प्रोसेस से मैं कितना काम ले सकती हूँ, दैट्स इट। आप उसी 1 किलो कोयले का पूरा रिएक्शन लिखोगे, उसका डेल्टा एच आएगा, आप उससे डेल्टा एस मांगोगे और आज मांगेंगे, और फिर आप निकालोगे इस पूरे 1 किलो कोयले से एक्चुअली वर्क डन मेरे काम का तो इतना ही आया, मैं तो उसका इतना हिस्सा इस्तेमाल करूंगी। उस हिसाब से चीजों की कॉस्ट डिसाइड होती है, इसमें फ्यूल कितना लग रहा है, इसमें एनर्जी कितनी लग रही है। आप देखिए कोई चीज महंगी सस्ती क्यों है, ऑब्वियसली उसकी रेयरिटी की वजह से, एज वेल एज उसको बनाने में ये जो एनर्जी की कॉस्ट जा रही है, वो सबसे ज्यादा डिसाइडर होती है किसी भी चीज के कॉस्ट में। तभी कहते हैं जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, हर चीज के बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अगर इंडस्ट्री में जाके देखें तो कोयला थोड़ी जला रहे हैं, हर जगह डीजल और पेट्रोल से ही एनर्जी जनरेट की जा रही, कोई लकड़ियां तो जला नहीं रहे वहां पे, वो तो फिर एक ट्रक लकड़ी में जितनी वो एनर्जी जनरेट करेंगे उससे ज्यादा तो 10 लीटर पेट्रोल कर देगा। तो पॉइंट इज, ये जो यूजफुल वर्क डन है, आज के बाद कोई मेरे को कहे डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी, तो उसका क्या मतलब है? जितनी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, उतना ही ज्यादा काम मेरे को मिला उस प्रोसेस से, यूजफुल वर्क डन उतना ही ज्यादा। तो डेल्टा जी का असली मतलब क्या है? इट इज माइनस यूजफुल वर्क डन, और माइनस डेल्टा जी इज यूजफुल वर्क डन। अब क्या जो मैंने लाइन लिखी है ये डिक्लेयर हो चुकी है आपके सामने। वर्क डन यूजफुल का क्या मतलब है? जितनी डेल्टा जी की वैल्यू कम, जितना उसके आगे नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि रिएक्टेंट की डेल्टा जी बहुत ज्यादा थी, प्रोडक्ट की डेल्टा जी बहुत कम थी, और वो जो गैप है वो रिलीज हुआ, जैसे एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसका मतलब जितना डेल्टा जी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब रिलीज्ड ही रखना, एंथैल्पी वाला, जितनी डेल्टा जी नेगेटिव, वर्क डन उतना ज्यादा से ज्यादा। अगले साल के क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कौन सा सेल बेटर है, 4 सेल दिए होंगे, किससे वर्क डन मैक्सिमम निकालोगे, तुम उसकी डेल्टा जी वैल्यू दोगे और बताओगे ये सेल बेस्ट है क्योंकि इसका डेल्टा जी नेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि ये मेरे को आउटपुट ज्यादा देने वाला है। समझ रहे हैं किधर जा रहे हैं हम? तो सिर्फ सेल क्यों, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं सेल सेल करती रहती हूँ। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी, एनी इंजन, उसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है? डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या था? हीट कंटेंट, उसमें से कितना यूजफुल वर्क डन निकाल पाए, सिंपल। और परसेंटेज पूछ लेगा कोई एफिशिएंसी की तो क्या करोगे भाई? सॉरी, मेरे नंबर अगर इतने थे, उसमें से आए इतने, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इनटू 100। इंजन की एफिशिएंसी ऐसे निकलती है। अब तक एक बैटरी और छोड़ दूं अगर मैं रॉकेट में जो जा रही है, अब तो खैर कुछ बेटर हो गया, ह्यूमन बॉडी इज बेस्ट इंजन। एक रॉकेट बैटरी छोड़ दूं ना, तो ह्यूमन बॉडी इज बेस्ट इंजन। तो ये आपकी कार, गाड़ी, स्कूटर, जिसमें जो भी बैटरी लगी है, जो भी आप इंजन लगा है, उसका काम क्या है पूरे सेटअप का? जो भी आप सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहे हो उससे वर्क डन, उन सब में अभी भी ह्यूमन बॉडी ऊपर है। जितना खाना ह्यूमन बॉडी खा रही है, उससे जितना हीट कंटेंट हो रहा है प्रोड्यूस, उस हीट कंटेंट को वर्क डन में कन्वर्ट करने में, एफिशिएंसी में, अगर मैं रॉकेट वाली बैटरी को छोड़ दूं तो टॉप पे ह्यूमन बॉडी है। तो ऊपर वाला अभी भी हमसे ऊपर है, हम अभी तक वो इंजन नहीं बना पाए जो हम खुद बने हुए हैं। तो उसकी इंजीनियरिंग बहुत डीप है, बहुत डीप है, और उन्होंने बेस्ट इंजन बना के ऑलरेडी दिया, और हम अभी उसको compete कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के बराबर का ले आए, राइट? सो ये हो गया इंजन की एफिशिएंसी को भी आपके सामने डिस्कशन। अब जो बात शुरू की थी उसको खत्म करना है मुझको।
स्पॉन्टेनिटी का क्या, जिसके लिए बात शुरू की थी? ठीक है, आपने मेरे को एक बहुत बड़ी चीज और दे दी, वर्क डन यूजफुल, बट व्हाट अबाउट स्पॉन्टेनिटी? स्पॉन्टेनिटी के लिए अब ना आपको डेल्टा एच देखना है, ना डेल्टा एस, ना वो नेट डायरेक्शन, ना वो नेट ड्राइविंग फोर्स, कौन सा ज्यादा कौन सा कम नहीं देखना। हालांकि मैं बड़े से बड़े न्यूमेरिकल चाहूंगी आप उसी मेथड से सॉल्व करना जिस मेथड से मैंने कराया, वो एरो वाला, बहुत फायदा होगा। न्यूमेरिकल के बजाय डायरेक्ट एरो मेथड से आप कर पाओगे। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी 0 आया तो होगा इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर। वो मैं रेडॉक्स कराऊंगी क्योंकि उसमें छोटा चैप्टर बीच में डालना है। इक्विलिब्रियम सबसे बड़ा हाथी है पूरे 2 साल का, पूरे 2 साल का एक ही चैप्टर आपको हमेशा पेन देता है, वो है इक्विलिब्रियम। आई ट्राई कि वो पेन ना दे। वैसे तो दो हैं, थर्मो और इक्विलिब्रियम। मुझे लगता नहीं थर्मो में आपको दिक्कत आई होगी, मुझे भी 8-10 साल लगे इस लायक बनने में कि मेरी ऑडियंस को थर्मो और इक्विलिब्रियम इजी लगना चाहिए। बट यू आस्क एनीवन, दीज 2 चैप्टर नाइटमेयर। सो दो ऐसे चैप्टर के बीच में गैप दूंगी, रेडॉक्स। उस चैप्टर की शुरुआत इस लाइन से होगी, डेल्टा जी अगर किसी रिएक्शन का 0 है, पक्का वो रिएक्शन दोनों साइड बराबर चल रहा है, इक्विलिब्रियम, या कह लीजिए उसमें ड्राइविंग फोर्स इज 0। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस। ज्यादा नेगेटिव है, वेरी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस। पढ़ो भी मत उस चक्कर में, मत डालो उसकी फैक्ट्री, क्योंकि जो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं है, बहुत ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस, उससे खर्चा उतना ही होगा, बनने वाला प्रोडक्ट शायद उतना महंगा ना बिके। ठीक है, उस तरह से डेल्टा जी के बारे में ये इंफॉर्मेशन लेके हम आगे चलते हैं। जैसे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कुछ एलिमेंट्स का इन देयर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट 0 लिया जाता था, कॉपी ये भी 0 लिया जाएगा। जैसे कार्बन ग्रेफाइट, O2, N2, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, वो सब के सब। ये स्लाइड नोट करिए एंड लेट्स शिफ्ट टू क्वेश्चंस। लोगों के साथ ओरल क्वेश्चन की करनी है, जो स्पॉन्टेनिटी पे इतनी देर से बात हुई है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले तो ये क्वेश्चन ओरली समझिए, ओरली जवाब दीजिए, देखते हैं क्या रहता है। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस डिसाइड होगी कितने क्वेश्चन उठाऊंगी आपके साथ। अगर कोई रिएक्शन है ए गिव्स बी और आपको दे रखा है इट इज एंडोथर्मिक, साथ ही साथ ये भी दे रखा है इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो सोच के देखो उस एरो वाले मेथड से। एंडोथर्मिक है, हीट तो सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है। किसकी वैल्यू बड़ी है किसकी छोटी है, मैं तो उससे दे सकती हूँ। उसी झमेले को सॉर्ट करने के लिए गिब्स ने का यूज माय फॉर्मूला, राइट। अब आपसे क्या पूछा गया है, कमेंट करो इसकी स्पॉन्टेनिटी पे। ये नहीं पूछा स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, कमेंट करने में ना क्वेश्चन और खतरनाक हो जाता है। कमेंट आपको क्या करना होगा जी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये करके इसको स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। कमेंट का मतलब आपसे एक्सपेक्टेड है पढ़े लिखे हो। तो अब आप ये सोचिए, एंथैल्पी का साइन क्या डालूं, पॉजिटिव। टेम्परेचर जो होगा, एंट्रोपी का साइन क्या डालूं, पॉजिटिव। ओवरऑल क्या चाहिए मेरे को, कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी। अगर मेरे को इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इसको ओवरऑल नेगेटिव कब ला सकती हूं, जब ये टर्म बड़ी हो। सिंपल मैथ्स, ये टर्म बड़ी तुम्हारे हाथ में, ये टर्म बड़ी हो, डेल्टा एस और डेल्टा एच की वैल्यू फिक्स होती है। तो इस टर्म को बड़ा करने के लिए क्या करूं, ये वो प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस सिर्फ हाई टेम्परेचर पे होगी। ये कमेंट मांगा गया है, इट कैन बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि आप कोई डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते, ये फिक्स्ड है पर मोल के लिए। सो कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी का मतलब यही होगा, इट इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर और इट इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो मान लीजिए वो रिएक्शन था जो मेरे इंटरेस्ट का था और मुझे रिएक्शन करना है किसी बात के लिए, तो करना है तो मुझे पहले ही पता चल गया तुम ये काम करोगे, तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। फिर अगला काम अभी हम करेंगे कितना हाई, मैं उसके लिए कोयला लाऊं, लकड़ी लाऊं, या सिर्फ बिजली से मेरा थोड़ा सा काम चल जाएगा, जो चीज मेरे को सस्ती पड़े। अगला होगा कितना हाई, बट पहले मैं हाई पे पहुंचू। अंडरस्टूड, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इस तरह के 4-5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे क्या ये रिएक्शन लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर किस शक्ल में स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने यही पूछा है, कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस एट लो और हाई टेम्परेचर, व्हाट।
स्पॉन्टेनियस एट एनी कंडीशन, चाहे टेम्परेचर लो रखो या हाई, तो बोथ आया तो उसकी स्टेटमेंट मेरे को यही समझ आई। दिशा, अनन्या बताओ। ये लोग कह रहे हैं कुछ ही ले लो, हाई लो, ये हर हालत में स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। उस एरो मेथड से पहले ही पता चल गया दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। वापस से पिछला देखते हैं, इसमें क्या दोनों सपोर्ट कर रहे थे? ये नहीं सपोर्ट कर रहा था। एक भी मेथड नहीं सपोर्ट कर रही ना, एक भी साइड, तो शायद टेम्परेचर की हेल्प लेनी पड़े, कुछ तो करना पड़े शायद। अभी मैं कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दे रही, किसी को ऐसे समझ आए ऐसे, और किसी को फॉर्मूले में डाल के समझ आए, फेयर इनफ। यहां पर साइन क्या आएगा? नेगेटिव। और यहां क्या आएगा? टी और पॉजिटिव। दोनों ही टर्म्स मेरे पास किस में है? नेगेटिव में। तो फाइनल सम तो इनका नेगेटिव ही आएगा। तो तुम टेम्परेचर हाई लो, खर्चा करने का शौक है तो ले लो, कोई बेवकूफी करेगा नहीं। यानी मेरे को तो कमेंट करना था, इट इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो ये फैक्ट्री में चाहे डालूं राजस्थान में, चाहे डालूं शिमला में, मेरा खर्चा नहीं होगा। जहां मेरे को टेम्परेचर हाई मेंटेन करना है तो आई ट्राई कि मैं गर्म जगहों पे डालूं इसको, मेरा खर्चा थोड़ा कम हो। और जहां मुझे पता है भाई ठंडे पे ही रखना है, तो आई ट्राई टू पिक दोज प्लेसेस जहां टेम्परेचर कम रहता हो, सो टू सेव माई फ्यूल कॉस्ट। सो ये भी आपके पास आ गया कमेंट ऑन स्पॉन्टिनिटी। तो अब स्पॉन्टिनिटी जब मुझे करना है तो मुझे इसी तरह की छोटी छोटी चीजें करनी है। अब उठाइए डीपीपी 8, उसके 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। जिसने लास्ट क्लास लगाई है वो कर सकता है, जिसने लास्ट क्लास नहीं लगाई उसके लिए दिक्कत होगी। इसकी एंट्रोपी चेंज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में आधा मोल ऑफ गैस है, प्रोडक्ट में 1 मोल ऑफ गैस है। गैस का मोल आधे मात्रा से बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी सर्टेनली इंक्रीज हो रही है। कोई ये देखे 2 से 1 बन रहा है तो एंट्रोपी नेगेटिव बोलेगा, 2 से 1 बन रहा है। नो, आपको एंट्रोपी में डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा देखना है? गैसियस। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए दिया गया है। अगर मेरे से कोई पूछे ये क्यों 2025 की जनवरी शिफ्ट में आया है, क्योंकि कोई तो ये बेवकूफी कर सकता है जल्दबाजी में, 2 से 1 जुड़ रहा है, ये कोई एंट्रोपी बढ़ने वाली बात थोड़ी है, ये तो एंट्रोपी घट रही होगी। बस यहीं से क्वेश्चन की सारी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो मैंने ए ही उठाया क्योंकि इतना क्लियर एविडेंट था मेरे को। और आप लोग क्रॉस चेक करना, व्हाई नॉट बी, व्हाई नॉट सी एंड व्हाई नॉट डी। असली ये है क्वेश्चन। सही आंसर आते आप तीनों नहीं देख रहे हो तो आपको ये दिक्कत होगी, उस दिन कंफ्यूज हो जाओगे, उस दिन थोड़ी आंसर पता होगा। तो जस्ट क्रॉस चेक व्हाई नॉट सी डी बी, जस्ट क्रॉस चेक फॉर योरसेल्फ। खुद से आपको पता लग जाएगा, कोई और चारा ही नहीं है। डेल्टा एस किसी और में पॉजिटिव ही नहीं आ रहा। जब किसी और में डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं आ रहा तो मेरे लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ रिएक्शन में पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया, बेटा ए को सोचना। यानी जिसको एंट्रोपी का साइन पता था लास्ट क्लास, उसको ये क्वेश्चन आता है, जिसको सिर्फ एंट्रोपी का साइन निकालना आता हो। क्लियर? हालांकि एक चीज मेरे को रिपोर्ट हुई है, मेरी डीपीपी में बॉइलिंग ऑफ एग का एंट्रोपी इंक्रीज लिखा है और मैंने डिक्रीज बताया। आई कैन बी रॉन्ग, डीपीपी आंसर कैन बी रॉन्ग, आई विल कंफर्म इट। मैं एक बार पता कर लूं इसका सही आंसर क्या है। मेरे हिसाब से लॉजिकली उसमें एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज होती है क्योंकि सारी अनकॉइलिंग हो जाती है। बट आई मे बी रॉन्ग सिंस इट इन्वॉल्व बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, उसके स्ट्रक्चर। तो आई विल कंफर्म इट एंड आई लेट यू नो। बट जितना मैंने बताया मुझे लगता है मैंने सही बताया, बट डीपीपी में जो भी है वो बता दूंगी। आ गया 22 क्वेश्चन। रिएक्शन आया, ऐसा प्रोसेस आया आपके पास जिसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ डेल्टा जी की वैल्यू को दिखा रखा है। यहां मैं भी अगली क्लासेस में जब आप देखेंगे, आज या उससे अगली क्लास में जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां ग्राफ में वैल्यू दे रखी होगी, आपके लिए पिक करना बहुत इजी होगा। वैल्यू नहीं दे रखी, इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट। क्यों? आप ए से जब बी आ रहे हो, क्या ये चेंज स्पॉन्टेनियस है? यस। क्यों स्पॉन्टेनियस है? वैल्यू घट रही है। डेल्टा जी की वैल्यू घटना मतलब नेगेटिव होना। ठीक है। बी से सी वैल्यू बढ़ रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बीच की लोकेशन क्या है? इक्विलिब्रियम। वो है इक्विलिब्रियम। कोई मेरे को ये भी कह सकता है चूज द पॉइंट वहां जहां डेल्टा जी 0 है, इसे पकड़ लेना। डेल्टा जी 0 देके थोड़ी ये क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तो सारे लपक लेंगे, फिर थोड़ी ये अप्रैल शिफ्ट में आता, फिर तो क्या ही था ये क्वेश्चन, इट वॉज यूजलेस टू आस्क। सो इस क्वेश्चन में अब अगर आप बताएं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन आपकी डीपीपी में नहीं है। आई वॉन्ट इट्स आंसर। पहला पहला आंसर ओरल देंगे आप।
ये आपके पास एक रिएक्शन है, फर्स्ट चेक बैलेंसिंग, देन चेक अगर इसकी डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है और इसके डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी ड्रिवन है और एंट्रोपी ड्रिवन है? मैंने इतना जूम कर दिया, मुझे ही नहीं दिख रहा, क्यों? उसकी वैल्यू ज्यादा है और ज्यादा के बजाय वो नेगेटिव है। डेल्टा एस तो फेवर नहीं कर रहा क्योंकि डेल्टा एस का पॉजिटिव होना है। ये एक स्कूल पेपर से उठाया क्वेश्चन मैंने, ये आपको डीपीपी में नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट लाइन तो आप बता दोगे। अब अगर कोई आपसे पूछे इज इट एंथैल्पी ड्रिवन, आप इसको यस लिख के छोड़ मत देना, हमसे क्यों तो पूछा ही नहीं था। अब आपसे पूछा है आप डेल्टा जी निकालिए अगर टेम्परेचर 300 केल्विन हो। मैं आपको कह नहीं रही आप सॉल्व करो, मैं आपको बता रही हूं एक छोटी छोटी गलतियां आप क्या करोगे जब मैं आपको आज का टेस्ट दूंगी। तो उसमें क्या गलती होगी? डेल्टा जी जब मेरे को सब बातें नहीं बॉयज, माधव, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला में लगाऊंगी, 300 केल्विन भी लगा दिया, डेल्टा एस भी डेल्टा एच भी। एक छोटी सी मिस्टेक जो अक्सर जल्दबाजी में होती है, यूनिट्स, एक की यूनिट किलो जूल में है, एक की जूल में है, वो कन्वर्ट करना मैं भूल गई तो मैं डेल्टा जी का साइन उल्टा दे बैठूंगी, क्योंकि डेल्टा जी का साइन तो उससे पता चलना है ना इन दोनों में से कौन सी टर्म्स बड़ी है इन सम केसेस। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। अब देख लो भाई, ये कहीं डेसिमल तो नहीं लग रहा आपको? अब माइनस में आ जाए। ये हर साल बच्चे गलती करते हैं कुछ ना कुछ। एक बार वैल्यूज चेक कर लेना सही लिखी है। मैं इतनी पास से पूरा बोर्ड नहीं देख सकती, प्लीज मुझे बताइएगा वैल्यूज ठीक लिखी हैं। अब मेरे को इसमें क्वेश्चन में पूछा है, सबसे पहली चीज अगर ध्यान दो तो पूछा क्या है? टेम्परेचर। एम आई राइट? टेम्परेचर ही बात की हुई है। किस कंडीशन का टेम्परेचर? कब चाहिए मेरे को टेम्परेचर? क्या लिखा है? स्पॉन्टेनियस करने के लिए क्या टेम्परेचर लाऊं? इसका मतलब हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं है तभी पूछा है। अब मेरे को स्पॉन्टेनियस करने की शर्त क्या है? डेल्टा जी का नेगेटिव होना। डेल्टा जी का अगर नेगेटिव होना कंडीशन है तो सबसे बड़ी चीज, मेरे पास डेल्टा जी है नहीं, बातें नहीं करेंगे, डेल्टा जी है नहीं तो मेरे को उसकी जगह नेगेटिव करके इक्वेशन तो सॉल्व करनी नहीं आती ना। आई कैन नॉट सॉल्व इक्वेशन, एक साइड आप वैल्यू ही नहीं पुट कर रहे। और पूछ लिया ये वेरिएबल, तो दो वेरिएबल थोड़े आपसे पूछ सकते हैं एक इक्वेशन में। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले सोचना है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या टेम्परेचर या किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि उस टेम्परेचर पे दोनों साइड बराबर चल रही होगी। इक्विलिब्रियम का डेल्टा जी मेरे को पता है, मैंने कर दिया जीरो। जीरो कर दिया तो ये दोनों का इक्वल हो गए। यानी एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से निकल रही है, जब ये दोनों इक्वल हैं तब क्या है? इक्विलिब्रियम। तब डेल्टा जी जीरो। वेरी ऑब्वियस, बट अलग तरीके से बोल रहे हैं बस। तो यहां पर टी क्या होगा आप अपने आप पुट कर लीजिए। मैंने इसको उस वक्त करते वक्त कैलकुलेटर से किया है, मेरा आंसर 2000 केल्विन आया। आप भी करके देख लीजिएगा, दिख ही रहा है, बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है कि 2000 आएगा। तो 2000 केल्विन आया, ये वो अब ध्यान देने वाली असली चीज है। ये तो हो गया सिंपल सब्जेक्टिव। इसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे मिल रहे हैं। अगर आप ये बता पाए किस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में, 2000 केल्विन पर, स्पॉन्टेनियस के लिए इसके ऊपर जाना है कि इसके नीचे? राइट। तो उसको मैं कैसे करना चाहूंगी? 2000 केल्विन पर ये सिचुएशन है, मेरे को इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है। स्पॉन्टेनियस करने के लिए मेरे को डेल्टा जी को क्या करना है बच्चों? नेगेटिव। डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा? जब ये टर्म बड़ी होगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो डेल्टा एच का साइन तो शायद पॉजिटिव दे रखा है, राइट? अब मुझे पता नहीं, देखिए क्या दे रखा है। यस, पॉजिटिव। सो डेल्टा एच का साइन अगर पॉजिटिव दे रखा है, टी डेल्टा एस, ये टर्म तो मेरे को हर हालत में बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को फाइनल साइन नेगेटिव चाहिए। ये टर्म अगर बड़ी करनी है तो टेम्परेचर 2000 से बड़ा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जो अब आएगी, ये टर्म छोटी करनी पड़ेगी तो टेम्परेचर छोटा। तो ये रिएक्शन 2000 केल्विन से ऊपर जाके होगा। ये बात अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पहले बताई जाती है तो इट हेल्प देम टू कैलकुलेट द कॉस्ट, कि 2000 केल्विन टेम्परेचर मेरे को 24 घंटे अगर बर्नर का रखना है तो मेरा उसमें कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट और मैन पावर इन्वॉल्वमेंट क्या होगा। दिस इज हाउ वी हेल्प ऑल द इंडस्ट्री। सो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आपकी सब्जेक्टिव डीपीपी का था। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लैरिटी हुई?
7th पूरा पूरा खुद करिए। एक ही दिया है मैंने ऐसा क्वेश्चन, स्कूल्स वगैरह में आए तो एक ही दिया है सब्जेक्टिव में, बाकी एक ऑब्जेक्टिव में, वो भी दिखाऊंगी। करिए, मैं वेट कर रही हूँ। इसका प्लस माइनस सब आपने केयर करना है जी। ये क्वेश्चन की फीजिबिलिटी भी आ गई, डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 10th, अब क्वेश्चन 10th ऑब्जेक्टिव का। लिसन, ऑब्जेक्टिव के पहले 7 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के पहले 7 क्वेश्चन जाने चाहिए थे एंट्रोपी वाली डीपीपी में, इसमें आ गए सारे वही क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी जानते हैं लास्ट क्लास। तो पहले 7 क्वेश्चन डीपीपी के मैं नहीं करा रही ऑब्जेक्टिव के, वो लास्ट क्लास के टॉपिक में इतने इजी है कि मुझे लगता नहीं मेरे को लेना चाहिए। Ag प्लस Cl को देखते ही प्रेसिपिटेट हो जाता है। फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ Ag प्लस आयंस विद NaCl, इसीलिए लिया है क्लास में, ये आपको पता नहीं है। Na प्लस को Cl माइनस दिखे तो वो रिएक्ट करके NaCl बना लेता है, ठीक है। लेकिन अगर Ag प्लस को कहीं Cl माइनस दिखता है, वो प्रेसिपिटेट होके व्हाइट पीपीटी दे देता है। ये रिएक्शन बहुत आराम से किसी भी लैब में, 1-2 रिएक्शन ही आपको लैब में कराएंगे, ये वो वाले रिएक्शन है, फटाक से हो जाएंगे। Ag प्लस के सामने थोड़ा सा भी NaCl ले आओ, AgCl बन जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो बताइए। सी, तो यहां चैप्टर से एक ही चीज 12th में जाएगी, ये आगे चैप्टर्स में जाएगी, वो है डेल्टा जी। अब आप अगले चैप्टर्स जो पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोबारा आएगी 1-2 चैप्टर के बाद, आगे 12th में इनऑर्गेनिक ठीक ठाक है, तो उसमें आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा इनमें से किस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है। तो वो रिएक्शंस आपको जब उस चैप्टर्स में पढ़ा दिए जाएंगे तो आपको पता होगा ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है तो इसका डेल्टा जी पक्का नेगेटिव होगा। ऐसे कम से कम 50 क्वेश्चन पूरी 12th में मिलने वाले हैं। 50 इस डीपीपी में डालने का फायदा नहीं था, एक दिखाने के लिए डाल दिया, क्रिटिकल है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे जो मैंने चुन रखा है अभी, तो बस ये, इसके आगे मैं और नहीं करा रही, पता नहीं स्लाइड्स पे क्या है, करा दिया। थर्ड लॉ, अच्छा। क्वेश्चन 13 देखिए। I need everyone to have this information, although given, but in the form of question, you should understand how it is going to be asked. किस रिएक्शन में डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0? पहले तो पता हो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच क्या होगा, टी डेल्टा एस। जिसका डेल्टा एस 0 है वो रिएक्शन ये चुनना है आपने। तो डेल्टा एस किसका 0 हो रहा है? बी का। क्यों? सारे सॉलिड्स, सॉलिड से सॉलिड्स, वो भी 2 से 2 बन रहे हैं, कोई एंट्रोपी चेंज नहीं मिला, डेल्टा एस इज 0। अब मेरे को आप 0 केल्विन ही एक ऐसा टेम्परेचर है जब कोई आपको परफेक्ट क्रिस्टल मिलता, 0 डिसऑर्डर। एंट्रोपी कैन एवर बी 0, यस, ओनली एट 0 केल्विन। अगर आप प्योर से प्योर क्रिस्टल भी लाते हैं, बी इट डायमंड जो कि वन ऑफ द वेरी बेस्ट क्रिस्टल्स में माना जाता है, उसमें भी डिसऑर्डर मिलेगा। अगले साल पहला चैप्टर हुआ करता था 12th का सॉलिड स्टेट, जिसमें इम्परफेक्शंस पढ़ाई जाती थी और ये बताया जाता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, नेचर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परफेक्ट हो। वहीं से निकला है ये चीज कि नोबडी इज परफेक्ट। तो ये कोई ऐसे ही नहीं बना दिया नोबडी इज परफेक्ट एक आइटम पढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, नहीं। वाई नोबडी इज परफेक्ट? क्योंकि हर चीज में एंट्रोपी मिली। आपको कौन से टेम्परेचर पे जाना पड़ा लिटरली टू फाइंड 0 डिसऑर्डर, 0 केल्विन, एंड यू विल लेटर ऑन नो 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है लाना। 0 केल्विन आप प्रैक्टिकली नहीं ला सकते, आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके 0 केल्विन लाते हो। ऑन अर्थ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन का मतलब क्या होगा? -273। क्या? क्यों नहीं ला सकते इसको? इस टेम्परेचर से आने, इस टेम्परेचर पे आने से पहले हर चीज फ्रीज हो जाती है। एवरीथिंग फ्रीजेस, नो गैस एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, नथिंग एग्जिस्ट। तो ये टेम्परेचर भी नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये तो एक्स्ट्रापोलेट करके लाया गया टेम्परेचर है ग्राफ में, कि शुरू से टेम्परेचर घटाते घटाते लाइन ऐसे आ रही थी, आगे बे में -150 तक तो पहुंच गई, मैं उससे नीचे नहीं पहुंच पाई, या -50 तक पहुंच गई, या -200 तक पहुंच गई, उसके बाद मैंने ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट किया। तो नथिंग ऑन दिस अर्थ इज परफेक्ट, नथिंग ऑन अर्थ इज विद 0 डिसऑर्डर।
For zero disorder, entropy to be zero, one has to reach to the temperature 0 Kelvin. तो सॉलिड स्टेट ये चीज लिया करता था, बट अब वो डिलीट कर दिया गया, इवन जेई से भी और आपके एनसीईआरटी से भी उसको एडवांस में करते हैं सिर्फ, तो उसके लिए हम पढ़ाएंगे, तब आपको ये लॉ वहां उठेगा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे को बताता है हर चीज का कोई ना कोई डिसऑर्डर है, whatsoever be its perfect crystal structure, perfect arrangement, nothing in this world can be at, और ये बहुत बड़ी एक बैकबोन बना थर्ड लॉ एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। मैंने आज आपको बताया एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकल सकती है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हैज नथिंग टू डू विद स्पॉन्टेनिटी, इट हैज ओनली टू डू विद एंट्रोपी। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी जेई नीट की एक्स्ट्रा एज पढ़ेंगे। यहाँ आपका सीबीएसई लेवल चैप्टर खत्म